जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार सचिवालय के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, बिहार सचिवालय के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 2 आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मास्टर जी इन्फो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट डिवीजन में चलते हैं आज के सेशन की ओर। स्पार्क पब्लिकेशन सेट 2 पहला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? तो लियोनार्डो दा विंची द्वारा कौन सा चित्र नहीं बनाया गया है? तो लास्ट जजमेंट जो चित्र है लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया। प्रश्न ये पूछा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची की प्रमुख चित्रकारी क्या कौन सी है? तो मोनालिजा है, वर्जिन ऑफ रॉक्स है, लास्ट सफर के लेखक लियोनार्डो दा विंची हैं। तो ये 3 हो जाएंगे और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजयी शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजयी शुरुआत कब हुई थी? तो ये अफीम युद्ध के बाद हुई थी। जी हाँ दोस्तों, अफीम युद्ध के बाद ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजय प्रारंभ हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के लिए सही है? तो राज के नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए जो कथन सही है दोस्तों, तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। यदि कोई राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में अदालत दायर किया जा सकता है। तो ये ही गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि राज के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आप अदालत नहीं जा सकते। राज के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आप अदालत नहीं जा सकते। इस पर जो है कानून का कोई अथी नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं। राजनीति निर्देशक सिद्धांत स्वतंत्र कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का जो यहां पर संबंध है दोस्तों, वह क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया धर्म से। मेसोपोटामिया धर्म से विश्व की पहली शहरी सभ्यता कहे तो यह कौन सी हो जाएगी? तो सिंधु घाटी सभ्यता। और विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता कहे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा 4 का ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार है। तो भारत में जो है सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा है? तो डिगबोई है, असम। डिगबोई असम में है जो भारत का सबसे पुराना तेल भंडारण है। ठीक है दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें शामिल नहीं है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें शामिल नहीं है? तो हड़ताल करने के अधिकार में शामिल नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हड़ताल करने के अधिकार नहीं है, जबकि मौन रहने का अधिकार है, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है। यह सब स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो यूरोप में जो साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई संधि है जो दोस्तों, यह है नाटो। नाटो में 29 सदस्य देश है। ठीक है, नाटो का जो सदस्य देश है रूस है दोस्तों। और ये जो अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, यूक्रेन चाह रहा है कि नाटो का सदस्य बन जाए, जो कि रूस को पसंद नहीं है। तो इसी बीच और सब भी बात है दोस्तों, इसीलिए उनका युद्ध स्टार्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वो हो जाएगी मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। 9 नंबर प्रश्न की बात करें, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? तो दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए जो उत्तरदायी है दुर्लभ साधन। दुर्लभ साधन जो है आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। 10वां नंबर प्रश्न, यदि सरकार कीमत सेलिंग निर्धारण करती है जो सभी कीमत से अधिक है तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम हो जाएगा। मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम हो जाएगा, यही होगा। चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है, यह लंबाई कितनी है? तो सिंधु या ब्रह्मपुत्र की लंबाई पूछे तो लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की लंबाई, तो लगभग 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति होता है दोस्तों। राज्य का कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है दोस्तों। भारत के संविधान के अनुसार राज्य का यानी कि राज्य कार्यपालिका का जो प्रमुख अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति होता है। ये यहाँ प्रश्न
पूछा जा रहा है। चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। 13वां नंबर जो प्रश्न है, कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग की कर दी गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन 1920 में स्थापित हुई और 1946 में इसे भंग कर दिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। 14वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 11 हैं, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। आर्टिकल जो है 51 का ए में जोड़ा गया, भाग 4 का क में जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हम याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 15वां नंबर, भारत है एक क्या? तो भारत जो है दोस्तों वह क्या है? तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि यहां सर्वधर्म को समान सम्मान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 16वां नंबर प्रश्न है, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। तो पुराने लिच्छवी राज्य की जो राजधानी थी वह कौन सी थी? तो वैशाली थी। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की। 17वां नंबर प्रश्न, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं। तो जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वह कौन होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, वही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। 18वां नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं वह कौन होते हैं दोस्तों? तो वह होते हैं पार्लियामेंट और राज्यों के विधानसभाओं के अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है आर्टिकल 54 के द्वारा। भारत के एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा आर्टिकल 53 के तहत। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। राष्ट्रपति से एक संबंधित ट्रिक अगर आप चाहें तो दोस्तों मैं बना सकता हूं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो बनाएं या नहीं। चलते हैं 19वां नंबर प्रश्न की ओर। 19वां नंबर प्रश्न है, चलते हैं 19वां नंबर प्रश्न, पंचायती राज लागू कब हुआ? तो पंचायती राज जो दोस्तों वो लागू हुआ है वह कब हुआ है? तो 1959, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। ये जो लागू करने का प्रमुख श्रेय जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, क्योंकि उन्होंने राजस्थान के नागौर जिलों में सर्वप्रथम इसे प्रारंभ किया था। पंचायती राज की अगर संकल्पना की बात करें दोस्तों तो महात्मा गांधी ने की गई थी, महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। 20वें नंबर प्रश्न की बात करें, उपचुनाव कराया जाता है। तो उपचुनाव कब कराया जाता है दोस्तों? तो कभी भी उपचुनाव कराया जा सकता है। कभी भी उपचुनाव कराया जा सकता है जब उसका सीट खाली हो, यानी कि किसी की अकस्मात मृत्यु हो गई हो या वहां पर चुनाव नहीं हो सका हो, तो उस एवज को देखते हुए उपचुनाव कराया जाता है। तो कभी भी उपचुनाव कराया जा सकता है। निर्वाचन आयोग पर डिपेंड करता है ये। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह क्या है? तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया वह क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। 22वें नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से लद्दाख में खारे पानी की झील कौन सी है? तो लद्दाख में जो खारे पानी की झील है सेमुरिरी झील है। सेमुरिरी झील लद्दाख में खारे पानी की झील कौन सी है? सेमुरिरी झील। वहीं डल झील जम्मू कश्मीर में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, नागिन झील जो है ये कहाँ है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, 23वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनायमुदी हो जाएगी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी हो जाएगी। वहीं डायरेक्ट पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 हो जाएगा, जिसे गाडविन आस्टीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां नंबर प्रश्न है, लास्की के विचार से संप्रभुता। लास्की के विचार से संप्रभुता है बहुलवादी है। लास्की के विचार से संप्रभुता क्या होनी चाहिए? तो बहुलवादी होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो यह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों? तो यह महालवारी बंदोबस्त। महालवारी बंदोबस्त से संबंधित हैं R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन, भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो सूती वस्त्र के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों वह हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। बात करें मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना जिले में पड़ता है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यहीं पर सबसे बड़ा स्नानागार और सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, ये सब फैक्ट भी हमें याद रखना है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। राय बहादुर दयाराम सहनी ने हड़प्पा की खोज की 1921 में। ठीक है, तो ये सब भी हमें याद रखना है। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान में है, और लोथल की बात करें तो लोथल गुजरात में है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया, ये भी हमें याद रखना है। 27वें नंबर प्रश्न की बात करें, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा MRT कहलाता है, XY, MRT XY। उत्पादन संभावना वक्र ढाल कहलाता है MRT XY। बात करें 28वें नंबर प्रश्न की ओर, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटन भारत आया था वह कौन था? ह्वेनसोंग जो था दोस्तों यह हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ह्वेनसोंग किसके समय भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। 29वें नंबर प्रश्न की बात करें, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। तो हिंद महासागर में जो अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है उसे क्या कहा गया है? तो डियोगो गार्सिया में। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है डियोगो गार्सिया द्वीप पर। 30वें नंबर प्रश्न की बात करें, मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ है? तो मयूरभंज जो खनिज क्षेत्र है वह कहाँ है? तो उड़ीसा में है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र उड़ीसा में है। काफी हाईलाइटेड ये प्रश्न है दोस्तों। 31वां नंबर प्रश्न, चीन ने भारत को LPG सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए? तो 31 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है 1991 में। LPG सुधारकों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए? तो 1991 में। इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अब वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। 32वां नंबर प्रश्न है, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? तो 32 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है यह हॉब्स द्वारा कहा गया है। हॉब्स द्वारा कहा गया है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था। चलते हैं 33वें नंबर प्रश्न की ओर। बाजार मांग वक्र होता है। तो बाजार मांग कब वक्र होता है पूछा जा रहा है। तो बाजार मांग जो वक्र होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग जो है बाजार मांग वक्र होता है, इसी के कारण। चलते हैं 34वां नंबर प्रश्न, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो रॉबिन्स के अनुसार यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकताओं में कहा गया है कि रॉबिन्स केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करने वाला यहाँ जो कारक हो जाएगा वो हो जाएगा भूकंप। भूकंप से तापमान प्रभावित नहीं होता है, जबकि तापमान प्रभावित दिन की अवधि, अक्षांश स्थिति और समुद्र जल की ऊंचाई से तापमान प्रभावित होता है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका यानी कि रिट जारी की जा सकती है। तो मौलिक अधिकारों के लिए परिवर्तन के लिए जो रिट जारी किया जाता है यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गलत जोड़े को चुनिए। गलत जोड़े को यहाँ पर चुनना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पक्षी उद्याकरण, पक्षी उद्याकरण। जबकि मधुमक्खी मौना पालन, मछली मत्स्यिकी और रेशम कीट पालन कहलाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38वां नंबर प्रश्न, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो राजकोषीय घाटा को जो परिभाषित हम लोग करेंगे दोस्तों, यह राजकोषीय घाटा इक्वल टू कुल व्यय घटा राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर की पूंजीगत प्राप्तियां, गैर की पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होने वाला है। चलते हैं 39वें नंबर प्रश्न की, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय लेखा जो प्रकाशित किया जाता है वह केंद्र सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो केंद्र सांख्यिकी संगठन द्वारा। यहाँ नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। वित्त मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्रालय के वर्तमान में प्रधान कौन है? तो जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर है दोस्तों यानी कि निर्मला सीतारमन जी, वही वित्त मंत्रालय के प्रधान हैं। वित्त
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40वां और प्रश्न, भारत के विदेश नीति आधारित है। तो भारत का जो विदेश नीति आधारित है दोस्तों, वह गुटनिरपेक्षता की नीति पर। भारत का विदेश नीति आधारित है गुटनिरपेक्षता की नीति पर। 41वां और प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित कौन सी नदी नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होने वाला है यह क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हडसन नदी। हडसन नदी अफ्रीका में नहीं है, जबकि जोम्बजी, लिम्पोपो और नील नदी अफ्रीका में बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि अफ्रीका में ही बहती है, यह भी हमें याद रखना है। 42वां और प्रश्न है, भारत के संविधान में चुनावी प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो भारत के संविधान में चुनावी प्रणाली का जो विवरण किया गया है, यह किया गया अनुच्छेद 324 से 329 में। अनुच्छेद 324 से 329 में बात करें तो भारत में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 के तहत भारत का एक चुनाव आयोग होगा और चुनाव आयोग की स्थापना आर्टिकल 324 के तहत किया जाएगा। ये भी प्रश्न याद रखेंगे। मगध की आरंभिक राजधानी की क्या थी, तो मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी थी। ठीक है। 44वां और प्रश्न की बात करें, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो राज्य के राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की अधिकार दिया जाता है राज्य एवं समवर्ती सूची पर। राज्य सूची और समवर्ती सूची पर जो है राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। राज्य का राज्यपाल राज्य एवं समवर्ती सूची पर जो है अपना अध्यादेश जारी कर सकता है, याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं 45वां और प्रश्न, 1919 और 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे। तो किसान आंदोलन के जो यहाँ नेता थे दोस्तों, स्वामी विद्यानंद 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता थे। 46वां और प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रभाव का आकार घटता है। तो चक्राकार आकार का जो प्रभाव घटता है दोस्तों, यह आयात के कारण। 47वां और प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में जो सही नहीं है वह है, प्रस्तावना में अभी तक 2 बार संशोधन किया गया, ये सही नहीं है दोस्तों। प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, जो कि 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमें याद रखना है। 48वां और प्रश्न की बात करें, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है। तो एशिया में जो पाइपलाइन नहीं है वो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह रूबी पाइपलाइन एशिया में नहीं है, जबकि पूर्वी पश्चिम गैस पाइपलाइन, तबरीज अंकारा पाइपलाइन, अरब गैस पाइपलाइन, ये सब एशिया में पड़ता है। 49वां प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन। तो भारत का सबसे अधिक जो लीची का उत्पादन किया जाता है तो हमारे बिहार में किया जाता है, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन। 50वें नंबर प्रश्न की बात करें, कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी। तो कुमार गंधर्व के संगीत की जो मुख्य विशेषता थी वह मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत इसके लिए कुमार गंधर्व के लिए मुख्य विशेषता थी। चलते हैं 51वें प्रश्न की ओर। 51वें प्रश्न से हमारा साइंस का सेगमेंट स्टार्ट होता है। जो दोस्तों साइंस के टोटल जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी हमें अच्छा से देखना है। 51वां प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। यानी कि कौन सा प्रकाश का तरंग जो है अधिकतम विचलित होगा, कौन सा रंग अधिकतम विचलित होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बैगनी रंग सर्वाधिक विचलित होती है और लाल रंग सबसे कम विचलित होती है। इसीलिए जो है दोस्तों जो है ट्रैफिक में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह दूर से ही हमें दिखाई दे देती है, क्योंकि इसका विचलन मान बहुत कम होता है, बैगनी का विचलन मान सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। 52वां और प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है। तो स्टेनलेस स्टील में जो मौजूद तत्व नहीं है वह है टंगस्टन। स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है, तो आयरन, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण है, जबकि टंगस्टन स्टेनलेस स्टील में नहीं पाया जाता है। चलते हैं 53वें और प्रश्न की ओर। उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हैं। उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही है। तो 53 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है वह हो जाएगा BeCaSrNa, यानी कि बेरिलियम, Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रांसियम, Na से हो गया सोडियम। तो ये उन तत्वों का समूह है जिसमें केवल धातुएं ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 54वां नंबर प्रश्न है, भार का SI
मात्रक क्या होता है? तो भार का यहाँ जो एसआई मात्रक होने वाला है ये न्यूटन होता है। बल और भार का एसआई मात्रक सेम ही होता है जिसको न्यूटन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बल का जो है सीजीएस मात्रक डाइन होता है, ये भी हमें याद रखना है। 55वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो अपस्थानिक मूल जो पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं बरगद के वृक्ष में। बरगद के वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाए जाते हैं। 56वां नंबर प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के जो साथ होने वाले हैं दोस्तों वह क्या हो जाएंगे? वह हो जाएंगे उपयुक्त सभी, यानी कि नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण भी होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन भी होता है, पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 57वां नंबर प्रश्न है, मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो मुर्गियों और अंडों का अत्यधिक जो है उत्पादन कहलाता है रजत क्रांति। अंडा क्रांति रजत क्रांति से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी हमें याद रखना है। 58वां नंबर प्रश्न है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल जो है वह किसका मिश्र धातु है? तो CuSN तथा Zn, यानी कॉपर, टीन और जस्ता का मिश्रण है। कॉपर, टीन और जस्ता का मिश्रण गन मेटल कहलाता है, तो ये भी हमें याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं 59 प्रश्न की ओर। पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि जो पाई जाती है वह पाई जाती है पूंछ के आधार भाग में। पूंछ के आधार भाग में पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि पाई जाती है। 60वें नंबर प्रश्न की बात करें, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। वह पादप जिसमें जो है बीज फलों के भीतर होते हैं क्या कहलाते हैं? वह एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। वह पादप जिसमें बीज जो है फलों के भीतर होते हैं एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो उसकी जो कुल ऊर्जा है दोस्तों वह नियत रहती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी जो कुल ऊर्जा है वह नियत रहती है, समान रहती है। ठीक है दोस्तों, 62वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना नहीं है? तो रूपांतरित तना इनमें से कौन नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आलू। आलू का जो है दोस्तों रूपांतरित तना नहीं है, जबकि गाजर एक रूपांतरित तना का उदाहरण है, शकरकंद रूपांतरित तना का उदाहरण है, मूली रूपांतरित तना का उदाहरण है। ठीक है, तो 62 का यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मास्टर जी इन्फो चैनल आपकी सेवा पर सदा तत्पर है। 63वां नंबर प्रश्न है, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा सार्वित किया जाता है? तो अम्लीय जठर रस जो है वह सार्वित होता है किसके द्वारा? तो वह अमाशय के द्वारा। अमाशय के द्वारा अम्लीय जठर रस सार्वित होता है। ठीक है, चलते हैं 64वां नंबर प्रश्न की ओर। अंत श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या हो? अंत श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या हो? कम हो। वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कब होता है? तभी अंत श्वसन होता है। 65वां नंबर प्रश्न है, ईडेट एक डैश लिंगेड है। ईडेट क्या है दोस्तों? यहाँ ईडेट के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हेक्साडेंट। हेक्साडेंट कहलाता है ईडेट। ईडेटा कहलाता है हेक्साडेंट। ठीक है, तो इंग्लिश टर्म में कुछ पूछा जाता है। ठीक है, 66वां नंबर प्रश्न है, सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है। तो विस्थापन क्या होता है दोस्तों? जब विस्थापन शून्य होता है। जब विस्थापन शून्य होगा तब सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड का स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगा। सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है तब जब विस्थापन क्या हो? तब विस्थापन शून्य हो। ठीक है, 67वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मास्टर जी इन्फो चैनल पर अवेलेबल हैं। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो पादप सामान्यतः पाए जाते हैं दोस्तों वह नम और छायादार अवसादों में, नम एवं छायादार आवासों में ब्रायोफाइटा पादप पाए जाते हैं। 68वां नंबर प्रश्न है, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर जो रजत दर्पण बनता है वह टालेन अभिकर्मक के कारण। टालेन अभिकर्मक के कारण ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण
बनता है। 69वां नंबर प्रश्न है, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह न्यूटन के तीव्र गति के नियम यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करता है। यह भी हमें याद रखना है। 70वां नंबर प्रश्न है, जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है। तो जैव पुष्टिकरण के लिए जो पादप प्रजनन है वह है उपयुक्त सभी है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता भी है, उन्नत खाद्य गुणवत्ता भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होने वाला है। 71वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित है? यानी कि ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग सबसे कम मिश्रित है? वह आधार भाग। ट्रांजिस्टर का आधार भाग सबसे कम अपमिश्रित है। ठीक है, चलते हैं 72वें नंबर प्रश्न की ओर। सोनार में डैश तरंगें प्रयुक्त किया जाता है। तो सोनार में जो तरंग प्रयुक्त किया जाता है पराध्वनिक प्रयुक्त किया जाता है। सोनार में पराध्वनिक प्रयुक्त किया जाता है। 73वां नंबर प्रश्न है, कोबाल्ट 60 एक अणु में कितने षटकोणीय और कितने पंचकोणीय आकृति होती है? तो वह कितने होते हैं दोस्तों? 20 षटकोणीय 12 पंचकोण आकृतियां होती है कोबाल्ट 60 में। 74वां नंबर प्रश्न है, निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों में को उनके अम्लीय क्षमता को घटते हुए क्रम में लिखिए। तो इसका घटता हुआ क्रम जो है दोस्तों वह कौन सा हो जाएगा? ये फ्लोरोएसिटिक अम्ल हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं 75वां नंबर और आज के स्पार्क पब्लिकेशन के सेट नंबर 2 के अंतिम प्रश्न की ओर। 75वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो योगात्मक बहुलक जो यहाँ हो जाएगा PVC हो जाएगा, पोलाइल विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने देखा स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय के लिए सेट नंबर 2 स्पार्क पब्लिकेशन का 75 प्रश्न आपको कराए गए, जिसमें 50 प्रश्न जीके और करंट से संबंधित है और 25 प्रश्न साइंस से थे। टोटल 75 क्वेश्चन करवा दिए गए। 75 क्वेश्चन जो बचा दोस्तों, क्योंकि बिहार सचिवालय में 150 प्रश्न पूछा जाता है, 75 क्वेश्चन जो पूछा जाता है मैथ और रीजनिंग से पूछा जाता है, तो वो आपको PDF दे दिया जाएगा, आप वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से मैथ और रीजनिंग का वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम का डेट तो आ ही गया है, एग्ज़ाम तो होना ही होना है। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें दोस्तों, कि कोई भी अपडेट वहाँ पर जल्दी आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।